बेसिकली हमारे पास यहाँ पर तीन किस्म हैं, वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट। हमने इन तीनों पर फोकस करना है। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी हीट और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर तीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, वर्क वाली एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और हीट वाली एनर्जी। ये जो तीनों एनर्जीज हैं ना, इनका टोटल सम हमेशा सेम रहता है। द सम ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर एक फॉर्म में से कोई एनर्जी कम होगी तो वो दूसरे फॉर्म्स में चली जाएगी, पर इन सब का टोटल जो है वो सेम रहेगा। यानी अगर वर्क में कुछ कमी आती है तो इंटरनल एनर्जी और हीट में कुछ इजाफा हो जाएगा। इस तरीके से अगर इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आता है तो फिर बेटा वो वर्क और हीट में चला जाएगा, और अगर हीट में से कुछ कम ज़्यादा होता है तो फिर वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, ठीक है, पर एनर्जी जो है वो अपने फॉर्म्स को तब्दील कर सकती है। तो इसको बेटा हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सिंपल रखना है कि हमने एनर्जी को ना क्रिएट करना है ना डिस्ट्रॉय करना है, टोटल एनर्जी को हमने कांस्टेंट हमेशा रखना है और पूरा करके ही देना है। ठीक है, और एनर्जी के ये तीन ही फॉर्म्स हैं, हमने एनर्जी को इन तीन फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर हमारे पास साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी वगैरह तो है नहीं, तो हमने जो टोटल एनर्जी कंजर्व रखनी है वो इन तीनों के दरमियान में ही शेयर करनी है। तो ये मैं आपको फर्दर समझाऊंगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अच्छा बेटा, अब प्रॉब्लम्स करने के लिए या इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें साइन कन्वेंशन को समझना है कि ये एनर्जी कब प्लस लेनी है और कब माइनस लेनी है। तो बेटा ये समझ लो कि हीट को हम प्लस तब लेंगे जब हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, यानी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। एब्जॉर्ब बोले इंटर बोले, जब हीट सिस्टम के अंदर जाएगी तो प्लस और जब बाहर आएगी तो माइनस। मैंने ये प्लस वाले लिखे हैं, इनके जो अपोजिट होंगे वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होगी, यानी सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो हम इसको प्लस लेंगे। ठीक है, और बेटा जब डिक्रीज होगी, कम होगी, तो हम इंटरनल एनर्जी की चेंज को माइनस लेंगे। इसी तरीके से जो वर्क है, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब गैस वर्क करे, पिस्टन ऊपर को जाए तब पॉजिटिव, और जब हम गैस के ऊपर वर्क करें, पिस्टन नीचे को आए यानी कॉन्ट्रैक्शन हो, तो फिर वर्क नेगेटिव। तो आपने ये साइन को ख्याल रखना है कि इन तीनों को हमने पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। ठीक हो गया। अब हम इनके कुछ स्पेशल केसेस की तरफ आते हैं। बेटा सबसे पहले है एक आइसोलेटेड प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि आइसो का मतलब होता है अकेला या तन्हा। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोसेस, ठीक है, या आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ ना मैटर एक्सचेंज करे और ना एनर्जी एक्सचेंज करे। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ना मैटर एक्सचेंज करना है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज करनी है।
अब मैटर तो एक्सचेंज वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो सिस्टम सपोज किया है वो क्लोज सिस्टम था, पर एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है ना। ठीक है, एनर्जी जो है वो दो तरीक़ों से एक्सचेंज होती थी, एक हीट के ज़रिए और एक वर्क के ज़रिए। पर बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में हमने वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करनी, इसलिए हमने इसका जो बेस है ये इंसुलेटिंग बना देना है, जैसे कि हीट एक्सचेंज ना हो सके। और ये जो पिस्टन है इसको भी हमने फिक्स्ड कर देना है, ताकि वर्क के ज़रिए भी एनर्जी एक्सचेंज ना हो सके। तो बेटा सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ दो ही तरीक़ों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, हीट के ज़रिए और वर्क के ज़रिए, और हमने इन दोनों पर ही पाबंदी लगा दी है। इसलिए हमने बेस को इंसुलेटिंग बना दिया ताकि हीट ना जा सके, और पिस्टन को फिक्स कर दिया ताकि वर्क भी ना हो। ठीक हो गया। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको पता है कि हीट भी ज़ीरो है, हीट ने नहीं आना और वर्क ने भी नहीं होना। आइसोलेटेड प्रोसेस में इन दोनों तरीक़ों से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो फिर अगर हम हीट के ज़रिए भी इसकी जगह पर भी ज़ीरो और वर्क की जगह पर भी ज़ीरो पुट कर दें तो इंटरनल एनर्जी की चेंज भी ज़ीरो हो जाएगी। यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता ही इन दोनों तरीक़ों से है, और इन दोनों तरीक़ों से ही चेंज ज़ीरो है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। समझ में आया? इसलिए हम इसको स्पेशल केस बोलते हैं कि टोटल एनर्जी तो फिर भी कंजर्व रही, यानी इंटरनल एनर्जी जितनी शुरू में थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि दोनों तरीक़ों से एनर्जी ना आई ना गई। ठीक हो गया। इसलिए हम ऐसा भी लिखते हैं कि नो एनी प्रोसेस विद इन द सिस्टम, फिर वो भली मैकेनिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कैन चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय इटसेल्फ। भाई कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम के अंदर हो रहा है विद इन द सिस्टम, वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीक़ों से होती है चेंज, वर्क के ज़रिए जो भी बाहर से होता है और हीट के ज़रिए जो भी बाहर से आती है। अगर हीट और वर्क नहीं होता तो अंदर ही अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कर गया, कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, तो विद इन द सिस्टम कुछ भी होता रहे वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बाय इटसेल्फ चेंज करने के काबिल नहीं होता। तो ये था हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद होता है साइक्लिक प्रोसेस। बेटा साइकिल का मतलब होता है चक्कर। ऐसा प्रोसेस जो सेम स्टेट से स्टार्ट हो और बाद में उसी स्टेट पर आकर एंड अप हो, तो हम उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये जो है स्टेट 1 से स्टार्ट हुआ, आगे गया, स्टेट 2 पर आया और फिर वापस उसी जगह पर आ गया। तो ऐसा स्टेट या ऐसा प्रोसेस जो स्टार्ट और एंड अप सेम स्टेट पर हो, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम स्टार्ट्स एंड रिटर्न्स टू सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट। सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट पर आकर ये फिनिश होता है। ठीक है, तो सेम स्टेट हो जाता है, इसलिए जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, बेटा ये सेम हो जाएंगी जो शुरू में थी। ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में दो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं हैं, एक हीट और एक वर्क। ठीक है, तो ये तो सेम नहीं रहेंगे, बाकी ये जो स्टेट फंक्शंस हैं ये सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेस के बाद सेम हो जाते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जो है वो सेम स्टेट पर आकर ख़त्म होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर आप ऐसे देखो कि इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं कर सकता या ये सपोज करो हीट नहीं ले सकता। इसमें हीट भी आ सकती है,
इसलिए बेस कंडक्टिंग है। और इसमें बेटा वर्क भी हो सकता है, इसलिए पिस्टन मूवेबल है, तो वर्क भी होगा, हीट भी आएगी। फिर भी क्या होता है कि ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। ठीक है, वर्क जीरो नहीं है, वर्क भी होगा और हीट भी आएगी, पर इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज जीरो है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट ये दोनों पाथ फंक्शन है, इसलिए इनमें चेंज आएगी, पर हीट एनर्जी में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगी। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की चेंज यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें तो फिर बेटा क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। यहाँ उल्टा सोचो, जितनी हीट रिजेक्ट होगी उतना ही वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, जो सेम स्टेट पर आकर फिनिश हो, सारे स्टेट फंक्शन रिकवर कर जाएं, पाथ फंक्शन वर्क और जो हीट हैं वो इसमें होते हैं, पर दोनों बराबर बराबर होते हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। इसका डायग्राम भी आपने देख लिया और इसमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट हैं वो भी आपने देख ली कि पिस्टन जो है वो मूवेबल होता है और बेस जो है वो कंडक्टिंग होता है। इसके बाद हम आइसोकोरिक प्रोसेस पर आते हैं। आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इन आइसोकोरिक प्रोसेस आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस भी बोलेंगे, या इन आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी बोलेंगे, या सिंपली आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलेंगे। तो ये सारे इसके नाम हैं, आइसोबेरिक बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलो, आइसो वॉल्यूमेट्रिक बोलो, या सिंपली आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलो। ये ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग सच अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट हैं, ये देखो बेटा, वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना है। ठीक है, हीट जो है वो आ जा सकती है, इसलिए बेस जो है वो कंडक्टिंग होगा, पर वॉल्यूम या पिस्टन मूव नहीं करेगा, इसलिए ये जो पिस्टन है ये फिक्स है। क्योंकि बेटा अगर पिस्टन मूवेबल हुआ तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है और ये इसका ग्राफ है। ये प्रेशर है और इस तरफ क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में ये जो लाइन है ये आइसोबेरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ठीक है, जिसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा वॉल्यूम चेंज तब होता जब ये ग्राफ इधर को आता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, पीछे को आता तो वॉल्यूम डिक्रीज होता। पर ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, यानी प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसका आपने ग्राफ भी देखा और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी देखी। अब फर्दर हमने ये देखा कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा या वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा यानी पिस्टन जो है फिक्स है, वो ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर बेटा वर्क भी नहीं होगा, तो वर्क भी ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस वर्क को ज़ीरो कर दें तो फिर क्या बचेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मॉडिफाई होकर ऐसा हो जाता है, यानी जितनी हीट सिस्टम में जाएगी वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। हीट सिस्टम में जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट सिस्टम से बाहर आएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस पर। आइसो मीन्स सेम, बेरिक मीन्स प्रेशर। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। एन आइसोबेरिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which pressure stays the constant, stays the same। ठीक है,
तो इसकी हम सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। बेटा प्रेशर ने कांस्टेंट रहना है, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, और वर्क का होना ना होना ये भी पॉसिबल है। इसलिए बेस जो है ये कंडक्टिंग है और पिस्टन भी इसमें मूवेबल है, यानी वर्क भी हो सकता है और हीट भी आ जा सकती है। सही हो गया। अब इसका जो डायग्राम होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, पर प्रेशर जो है वो देखो एक ही वैल्यू पर आगे जा रहा है, परपेंडिकुलर है ये प्रेशर एक्सिस पर। यानी अगर यहाँ पर 10 ATM लिखा हुआ है तो ये 10 पर ही रहेगा। समझ में आ रहा है। फर्दर अगर हम इस पर देखें कि प्रेशर कांस्टेंट है, या आप इसको बोलो कि चेंज इन प्रेशर वो जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, आप इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो। ठीक है, इसमें इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो नहीं है, वर्क भी ज़ीरो नहीं है, और हीट भी आ सकती है, तो हम इसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं करेंगे। फर्दर इसमें ये जो वर्क है ये किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। अब जर्नल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। तो हमने पी डेल्टा वी के बदले एन आर डेल्टा टी लिख दिया। सही हो गया। तो याद कर लो, आइसोबेरिक प्रोसेस में हम ये तीनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको डेटा में डायरेक्टली वर्क देता है, या प्रेशर देकर चेंज इन वॉल्यूम बताता है, या जर्नल गैस कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर बताएगा, तो आप ऐसे करोगे। बेटा जर्नली इसमें नंबर ऑफ मोल्स एक होते हैं, पर अगर ज़्यादा मोल्स हैं तो आप एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने ये भी देखा कि इस प्रोसेस में जो वर्क है वो पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है। याद कर लो, बच्चे अक्सर जो है वो सारे प्रोसेस में वर्क इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर आइसोथर्मल या एडियाबैटिक है फिर भी ऐसा कर देते हैं, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। तो याद कर लो, ये जो फार्मूले हैं वर्क के, ये सिर्फ आइसोबेरिक प्रोसेस में लगेंगे। आइसोकोरिक में तो वर्क होता ही नहीं, आइसोबेरिक होगा तो ऐसे लगाओगे। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जो वर्क है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनके अपने अलग फार्मूले हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर वॉल्यूम भले चेंज हों, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो बेटा इसका बेस कंडक्टिंग है, हीट भली आए, ठीक है, और पिस्टन भी मूवेबल है, वर्क भी हो सकता है। इंटरनल एनर्जी ने चेंज नहीं होना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर के साथ है, तो हम इसमें इंटरनल एनर्जी की चेंज को ज़ीरो लिखेंगे। तो याद कर लो, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, फिर होता है प्रेशर, वॉल्यूम, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेटा सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ठीक है, ये एमसीक्यूज अक्सर कॉमन आता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम डायग्राम देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो डायग्राम होता है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। ये जो कर्व है ये आइसोथर्म है। ये स्टेट 1 है जिसमें इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2 है। ठीक है, ये PV डायग्राम है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और प्रेशर जो है ये पास्कल में है। तो पास्कल में इन्होंने प्रेशर दिया है और मीटर क्यूब में वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, इस ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलेंगे। ठीक हो गया। तो आपने ग्राफ भी देख लिया और आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट भी देख ली आइसोथर्मल प्रोसेस की। अच्छा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है, तो फिर इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ में आया।
तो इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको पता है कि पीवी जो है यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इस पर बॉयल्स लॉ जो है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस जो है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस बेटा प्रेशर के बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद करते जाओ। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ भी ऐसा नहीं होगा और बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी प्रेशर नहीं गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो बेटा इसमें चेंज इन यू जो है वो ज़ीरो है, इसलिए हमने यहाँ पर अगर हम ज़ीरो पुट कर दें इंटरनल एनर्जी की चेंज की जगह, तो फिर क्या बचेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। सही हो गया। द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। याद कर लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें सिस्टम हमेशा अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी सेम टेम्परेचर पर होता है। सही है। इसके अलावा इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब होती है ताकि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज ना हो। इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई तो फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसलिए बेटा इसमें पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और हीट भी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये तो हमें पता है यहाँ से भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो वर्क है वो पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी के ज़रिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। याद कर लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो 2.302 ये कोफिशिएंट है, एन आर टी log बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम, हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इवन दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जब बेटा हम डेरिवेशन करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला ये बनेगा। ठीक है। कभी कभी इसको नेचुरल लॉगरिथम में भी लिखा होता है, तो याद कर लो बेटा, अगर नेचुरल लॉगरिथम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ln v2 अपान v1, और फिर ये जो कोफिशिएंट है 2.303 ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तब ये 2.303 लिखते हैं। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है nRT ln v2 अपान v1, तो फिर बेटा ये 2.303 यहाँ पर नहीं होगा। एक और बात याद कर लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट होता है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो फिर इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V2 अपान V1 जो है वो P1 अपान P2 के बराबर होगा। ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर हम V2 अपान V1 के बदले P1 अपान P2 भी लिख सकते हैं। यानी अगर प्रेशर की वैल्यूज़ हों तो फिर वो थोड़ी सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, P1 अपान P2। ठीक है, आप खुद से इसको करके देखो और यहाँ पर ये वैल्यू भी पुट करके देखो कि यहाँ पर क्या आएगा, P1 अपान P2। समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी प्रोसेस बचता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में हीट ना आ सकती है और ना ही जा सकती है। ठीक है, यानी द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस बट टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट ना आएगी ना जाएगी। तो बेटा इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसमें एक तो बेस इंसुलेटिंग बनाएंगे ताकि हीट ना जा सके, और बेटा जो पिस्टन है वो मूवेबल रहेगा क्योंकि वर्क तो हो सकता है। सही है। अगर मैं इसको डायग्राम दिखाऊं तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्टीपर होता है, यानी उसका स्लोप ज़्यादा होता है, वो डीप होता है। तो ये जो है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सही हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है। यहाँ हीट के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो है। ठीक है, और इसमें पीवी कांस्टेंट नहीं, पीवी रेज टू
गामा इज कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ फॉर ए डायबिटिक प्रोसेस जो है वो पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है। और बेटा इसमें जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर नहीं, गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। तो ये छोटे छोटे जस्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं जो आप अगर अपने जहन में रखोगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसमें आपने क्या ज़ीरो करना है, डेल्टा यू ज़ीरो कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। तो बेटा जब यहाँ पर ज़ीरो होगा तो फिर क्या बचेगा, डेल्टा यू, ये वर्क इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्क इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि बाहर से हीट तो आनी नहीं, तो अगर वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये जो माइनस है ये फार्मूले की है। अब इसके बाद अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो फाइनल साइन माइनस रहेगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। अगर आप वर्क डन बाय द सिस्टम करो तो बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। अब ये जो है ये क्विक प्रोसेस है, क्योंकि बेटा ए डायबिटिक प्रोसेस जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना आए। तो ऐसा प्रोसेस करवाने के लिए दो ही बातें हैं, या तो आप अपने सिस्टम को परफेक्ट इंसुलेटिंग बना दो, उसका बेस वाल्स वगैरह बिल्कुल इंसुलेट कर दो कि हीट ना आए ना जाए, या तो प्रोसेस को इतनी जल्दी करो कि हीट को आने जाने का मौका ही ना मिले। जैसे बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, इतनी जल्दी होते हैं कि हीट आने जाने का मौका नहीं होता। या मोशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर, ये भी आपने पता है कि लेप्लेस ने क्या बोला था कि ये डायबिटिक प्रोसेस है। तो ये जो क्विक प्रोसेस होते हैं ये डायबिटिक प्रोसेस होते हैं बेटा, क्योंकि हीट जो है उसको आने जाने में कुछ टाइम चाहिए, और जल्दी से जो प्रोसेस हो जाते हैं नैनो सेकेंड्स में, वो डायबिटिक प्रोसेस होते हैं। अच्छा, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इट्स द टेम्परेचर चेंजेस। इसमें इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल में नहीं हो सकते थे। इसके अलावा इट टेक्स प्लेस इन नॉन कंडक्टिंग वेसल। जो वेसल है, जो आपका कंटेनर है, जो आपका सिलेंडर है, वो क्या होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, यानी उसकी दीवारें और बेस क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग, ताकि हीट आए जाए ना, लीकेज ना हो उसका। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ए डायबिटिक एक्सपांशन काजेज कूलिंग। ए डायबिटिक एक्सपांशन होगी तो कूलिंग फील होगी, और ए डायबिटिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हीट होगी। देखो, ए डायबिटिक एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब पॉजिटिव वर्क, एक्सपांशन नहीं, एक्सपांशन का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब पॉजिटिव वर्क होगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगी, कूलिंग ही फील होगी ना। तो इसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो माइनस होगा वर्क, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज तो टेम्परेचर भी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या होगा, हीटिंग होगी। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो हीटिंग करती है, और एक्सपांशन जो होती है ए डायबिटिक में वो कूलिंग करती है। अच्छा, अब हमने ये जो सारे प्रोसेस देखे हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, आइसोबैरिक। ये क्या है बेटा, आइसोथर्मल। ये जो आपका ब्लू वाला है ये आपका है, सॉरी ब्लू वाला बोल रहा हूँ, येलो वाला जो है ये डायबिटिक, और ये जो लाइट पर्पल है ये है आइसो वॉल्यूमिक, या इसको हम आइसोकोरिक भी बोलते हैं। तो याद कर लो, आइसोकोरिक में तो वर्क होता नहीं। बाकी कभी कभी हमें ये पूछते हैं कि इन तीनों प्रोसेस में से वर्क सब में ज़्यादा किस में होता है। तो बेटा याद कर लो, वर्क जो है ना वो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो इस आइसोबैरिक के नीचे जगह सबसे ज़्यादा है, इसलिए आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है, और उसके बाद ए डायबिटिक प्रोसेस में
कम होता है और आइसोकोरिक में तो होता ही नहीं। अगर एक्सपांशन होगी यानी सिस्टम जो है वो लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की तरफ जाए, तो ड्यूरिंग एक्सपांशन आइसोबेरिक में सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल में उससे कम, एडियाबेटिक में सबसे कम और आइसोकोरिक में तो ज़ीरो। पर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये आर्डर उल्टा हो जाएगा, आइसोकोरिक में ज़ीरो, एडियाबेटिक में सबसे ज़्यादा, आइसोथर्मल में उससे कम और आइसोबेरिक में सबसे कम अगर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आर्डर को आपने जस्ट चेंज करना है या रिवर्स कर देना है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।